हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए आज मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। इससे पहले कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया जा चुका है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। इससे पहले मैं आप लोग के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर करवा रही थी, जिसको आज मैंने स्थगित किया है। आज आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस पे आप लोग के लिए करना बहुत जरूरी है। एग्जाम अब 2 मंथ बच चुका है, इसीलिए सेट प्रैक्टिस और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर सेट प्रैक्टिस एकदम रेगुलर रखिए, ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन के टाइम पे पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी में बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, फरवरी में सीडीपीओ एग्जामिनेशन है, तो उसी को पर्पज से लेकर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में कई सारे टॉपिक को करवा दिया गया है। और मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा चुका है कई सारे। और आज मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाने वाली भी हूँ। और इसके बाद मैं कुछ दिन के बाद, यानी कुछ टाइम के बाद, आप लोग के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी शुरू कर दिया जाएगा एग्जाम पॉइंट की तरफ से। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट में देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत जरूरी है, कि इसमें करंट भी ऐड रहता है। प्रीवियस का क्वेश्चन बैंक रखकर मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और उसी से अपना तैयारी करिए। एक सेट प्रैक्टिस आप पर डे करिए, ताकि आप लोग का जो रिवीजन है वो लगातार होता ही रहेगा। और साथ ही साथ में मॉडल प्रैक्टिस के जो लास्ट में आपका डिस्कशन रहता है, उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट में। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट में बीपीएससी के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन के लिए पहला क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 1942 की तिथि में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण है क्यों है 8 अगस्त 1942 में। जैसा कि मैंने आपको कहा, एक फुल डिस्कशन एक एक चीज मैं बताते चलूंगी आपको। तो देखिए 8 अगस्त 1942 तिथि को भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए 7 अगस्त 1942 में कांग्रेस की बैठक बंबई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव में कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1940 को हुई। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो के नारा दिए थे। तो 8 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, इसी में गांधी जी ने करो और मरो का नारा ही दिए थे, या तो करो या फिर मर जाओ, इस नारा गांधी जी ने दिए थे। तो इससे जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने आपको बताया, आप लोग उसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं आप, 5 ऑप्शन के साथ है। इस सेट प्रैक्टिस है आपका 5 ऑप्शन के साथ है, क्योंकि सबसे प्यारा ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन ई है, जिसमें से इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको पता है बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ एग्जामिनेशन ले रही है, तो देखिए 5 ऑप्शन के साथ ही सेट प्रैक्टिस है। और 5 ऑप्शन वाला ही आप मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीद के अपना पर डे आप सेट प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह सबसे प्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो आप सबको पता ही होगा कि ये प्रारंभ जो हुआ था मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मेरठ में किया गया था प्रारंभ। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं बताती हूँ आपको। लॉर्ड कैनिन की गवर्नर जनरल काल में, यानी कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन थे। कब 10 मई से मेरठ से आरंभ हुआ था, और धीरे धीरे ये कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, जगदीशपुर सभी जगहों पर ये फैल गया था। ये 1857 की क्रांति, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। तो बाल गंगाधर तिलक को आपको अच्छे तरीके से पता है, मुंबई में जो गणेश पूजा होती है उसकी शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इनका जो एक नारा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है ये। तो देखिए जो 3 में जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, पुस्तक पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इंडियन इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले, माई पॉलिटिक्स, डिस्कवरी ऑफ द इंडिया। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता रहस्य। गीता रहस्य जो लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे है जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो महात्मा गांधी जी के गुरु थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था। तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, वो आपका वो क्या था, आपका ये
देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि आईएनसी की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 में स्कॉटलैंड के निवासी एम हुम के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता बम्बई में बयोम चंद्र बनर्जी ने किया था और एक कॉलेज था जिसका नाम था गुरुदास तेजपाल। तो देख लीजिए आपने, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ बम्बई नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई यहाँ पे सही होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये बयोम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय जिसको आईएनसी कहा जाता है, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन बम्बई में किया गया था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका आंसर, आप लोग देख लीजिएगा, बम्बई में किया गया था और इसकी अध्यक्षता बयोम चंद्र चटर्जी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th में कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता है, दो ही हम लोग को पढ़ने के लिए आता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी दे दिया गया है, आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के देख लीजिएगा, हैंड रिटन नोट्स में एक पूरा ग्राफ में करके आप लोग के लिए बता दिया गया है। तो देखिए जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, आप सबको पता ही होगा कि ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका देखिए मैं आपको बताती हूँ, गौतम बुद्ध संस्थापक गौतम बुद्ध है, उनका जो जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व मतलब BC और ईस्वी मतलब AD। कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम सुशोधन साक्य गणराज्य के मुखिया थे और माता के नाम माया देवी थी और दूसरी जो माता थी इनकी मौसी थी, क्योंकि इनकी माता का जो मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, इसलिए इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन किए थे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, बिहार के प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। तो बिहार के प्रसिद्ध नृत्य क्या है, तो गरबा तो आपको पता है, गुजरात, बाउल, बिहू, विदेशिया। तो जो प्रसिद्ध नृत्य है वो विदेशिया है। विदेशिया नृत्य बहुत प्रसिद्ध है बिहार का। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पाने वाले में से एक हैं। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न में, तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देती हूँ 7 के बारे में, आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो 7 में देखिए, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। जो शुरुआत हुआ था 1954 ईस्वी में। इसकी कई बार मैंने बता भी दिया है इसको। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान वगैरह में इसमें भारत रत्न दिया जाता है। और सबसे पहले जो व्यक्ति थे भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत रत्न प्रदान किया गया है वो किया गया है 1962 ईस्वी में। तो सबसे पहले जिनको मिला था भारत रत्न वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सबसे पहले भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में दिया गया है। इतना क्वेश्चन आप इस 7 में जरूर ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में 7 क्वेश्चन में। देखिए अब यहाँ पे है दिलीप तिर्की, एक अच्छे खिलाड़ी थे। वो भारतीय क्रिकेट टीम के थे, भारतीय बास्केटबॉल के टीम के थे, भारतीय फुटबॉल टीम के थे, भारतीय हॉकी के। तो दिलीप तिर्की जो थे वो एक बहुत ही ज्यादा जाने माने जो खिलाड़ी थे हॉकी के टीम के थे। किसके, तो हॉकी के टीम के थे। अब चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन 1934 में ईस्वी में हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन हुआ था 1934 में, प्रथम अधिवेशन था, ध्यान दीजिएगा प्रथम अधिवेशन वो किस जगह पे हुआ था, गया में, पटना में, जमशेदपुर में या मुजफ्फरपुर में। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पटना में हुआ था। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए मई 1934 में पटना के बिहार में नरेंद्र देव के अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो जो ये गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता, इसको नाम याद रखिएगा, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार पटना में, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं बिहार में टोटल 38 जिला से एक पटना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा का अध्यक्ष कभी नहीं बने। जब मैंने आपको कहा था जब भी नहीं रहे तो एक गोल मार्क कर दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए लोकसभा के स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा स्पीकर, लोकसभा जो अभी ओम बिरला जी अभी वर्तमान में है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष कभी नहीं रहते, बलिराम भगत, बलराम जाखड़, GS ढिल्लो या डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कभी भी लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहते। बलिराम भगत भी रहे हैं, जयराम जाखड़ा भी रहे, GS ढिल्लो भी रहे, ये 2 बार रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 1 बार भी नहीं रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो देखिए कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए इंडिका को पता है मैगथनीज के द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। पुराण तो आपको पता है वायु पुराण, शिव पुराण, ये सब हमारा ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। तो यहाँ देखिए कलहन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है राजतरंगिणी है। अब देखिए कलहन से जुड़े हुए जो फैक्ट्स है मैं बता देती हूँ। कलहन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में की थी। इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन की जो पुस्तक है राजतरंगिणी में। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये लोहार वंश के जो अंतिम शासक जय सिंह के समय में लिखा गया था। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बुक में कहीं भी जल्दी नहीं दिखता है, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो रचना की गई थी राजतरंगिणी की लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में की गई थी। और देखिए राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है, जिसमें 8000 श्लोक को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, इसमें 8000 श्लोक है और 8 तरंग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था। तो आप सबको पता है बौद्ध संगीति 4 हुई थी। 4 संगीति में पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, तो आप सबको पता ही होगा बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था। राजगिरी में किया गया था। अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था बौद्ध संगीति का प्रथम आयोजन। और इसी आयोजन में दो उपदेश में से संकलित कर दिया गया था। पहला था सूत पिटक और दूसरा विनय पिटक में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन। अभी मैंने जस्ट बताया कलहन की जब क्वेश्चन थी 11 नंबर, उसी में मैंने बता दिया था आपको कि अर्थशास्त्र के जो पुस्तक के लेखक है कौन है, वो तो कौटिल्य। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य के द्वारा या फिर चाणक्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए पृथ्वीरासो जो नामक पुस्तक है वो कालिदास, चंदरबरदाई, बाणभट्ट या कलहन। तो देखिए कलहन के द्वारा राजतरंगिणी हो ही गया, लेकिन यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कि पृथ्वीराज रासो जो नामक पुस्तक लिखा गया है वो चंदरदाई के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है, मैं बता देती हूँ आपको। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि चंदरदाई जो थे, देखिए यहाँ पे जो है कि पृथ्वीराज रासो की जो पुस्तक चंदबरदाई जो थे वो एक कवि थे और चौहान वंश के थे। इन्होंने ही ये पृथ्वीराज रासो की पुस्तक के लेखक हैं और इन्होंने लिखा है। अब चलिए देखिए 50 नंबर क्वेश्चन पूछा है खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था। तो देखिए खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या रजिया सुल्तान। बलबन को लॉ और रक्त की नीति के लिए इन्हें बलबन का नाम दिया जाता है। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी जिसने पर्दा प्रथा समाप्त कर शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। खिलजी वंश के प्रथम शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, इसमें ध्यान रखिएगा। लॉ और रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान रही थी। अब देखिए इनके जो कैथल में इनकी मृत्यु कर दी गई थी, कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी मारकर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली का एकीकरण से संबंधित नहीं है तो वहां पे एक राउंड कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा कि जो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है तो वो है, देखिए ऑप्शन देखिए मेजनी, केबुल, मुसोलिनिया। तो देखिए इसका जो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि मेजनी जो है वो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि बेहतर यानी ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो शिवालिक है, सहाद्रिक है, हिमाद्री है, ये असम है। तो देखिए 17 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हिमाद्री। बेहतर हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय का पूरा नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी जो होती है वो कप आकार के, तो उसके मुख को क्या कहते हैं। सिंडर, सकू, अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र या क्रेटर। तो देखिए इसका जो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उद्गम केंद्र, यानी कि ज्वालामुखी जो फटता है तो उसका उद्गम केंद्र को ही कप के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि दुगंधजनक हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है। दुगंधजनक है जिसका हार्मोन्स है उसका स्राव कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से, स्तनी ग्रंथि से, अंडाशय से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का ए, पीयूष ग्रंथि से होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 के बाद।
20 में देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 20 के प्रथम महिला बिशप कौन थी। तो देखिए 20 की प्रथम महिला बिशप पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 20 के प्रथम महिला बिशप कौन थी। तो प्रथम महिला बिशप इसमें जो हो जाएगा आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रे मैरी एडी लेयर थी। रे मैरी एडी लेयर थी, ये प्रथम महिला बिशप बनी थी। अब देखिए 21 का क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में पूछा जाएगा संगीत नाटक अकेडमी के देश में नृत्य नाटक एवं संगीत विकास से संबंधन करती हुई इसकी स्थापना कब हुई थी। यानी कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी, 1951 में, 1954 में, 1953 में, 1956 में। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकेडमी की शुरुआत की गई थी। अब चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देख लीजिए 22 में देखिए गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। तो आपको पता ही है कि दक्षिण अफ्रीका के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आ गए थे, अपने देश आ गए थे। तो गांधी जी ने राजनीति में कब प्रवेश किया, चंपारण आंदोलन से, खेड़ा से, असहयोग से, रॉलेट एक्ट से। तो चंपारण आंदोलन 1917 में, असहयोग आंदोलन आपको पता ही रॉलेट एक्ट 1919 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में। तो देखिए इसमें जो गांधी जी ने राजनीतिक प्रवेश जो किया था 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन में। चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया था। इसमें एक व्यक्ति थे बिहार के राजकुमार शुक्ल जी, मुरवी भरवा के रहने वाले थे। उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर जो नीलगहों पे अत्याचार हो रहे थे उनको बचाने के लिए गांधी जी के हेल्प लिए थे। तो चंपारण आंदोलन में ही गांधी जी ने पहली बार राजनीति में प्रवेश किए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 1976 में एक कांग्रेस फॉर द डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। ये दल की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या ललित नारायण मिश्रा। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगजीवन राम के द्वारा ही 1976 में जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम दिखने के लिए मिलता है ये, इसलिए इसको लिख लीजिएगा अपने नोट में। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल लागू किया गया था। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन 2 आ चुके हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था मैं आपको बता देती हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसे पूछा रहा है कि मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष जो कार्रवाई दिवस में इसमें बिहार में भूख हड़ताल कब हुई थी, कौन सा डेट में हुआ था। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 के। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। मुस्लिम लीग को जो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बिहार के सहित पूरे देश में पूर्ण हड़ताल हुई थी। 25 अक्टूबर 1946 को बिहार में सांप्रदायिक दंगे में कम से कम 7,500 लोगों की मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। तो सांप्रदायिक दंगा कब हुआ था, तो इसके बाद हुआ था, यानी कि पूर्ण हड़ताल जब पूरे देश में लागू था उसके बाद 25 अक्टूबर 1946 को सांप्रदायिक दंगा बिहार में हुआ था, जिसमें मरने वाले की संख्या 7,500 था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था। तो जयप्रकाश नारायण बिहार से रिलेशनशिप रखते हैं और बिहार का जो हवाई अड्डा है इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1965 में। 1965 में जयप्रकाश नारायण को अपनी जन सेवा के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त किया गया था, यानी अवार्ड दिया गया था। अब चलिए उसके बाद 26 नंबर 26 में पूछ रहे हैं कैगा क्या है। तो कैगा क्या है देखिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो देखिए कैगा जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, यानी मैंगलोर के निकट एक विद्युत संयंत्र है, उसी का नाम कैगा है। 27 देखिए 27 पूछा कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसमें उत्पादन में सावधानिक वृद्धि हुई थी। देखिए हरित क्रांति फर्स्ट आई थी और हरित क्रांति में कुछ त्रुटियां रह गई थी, इसलिए दूसरी हरित क्रांति भी लाया गया था। पहले हरित क्रांति में जो था उसमें इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इसमें उत्पादन की सावधानिक वृद्धि किसमें हुई थी। तो 27 में तो देखिए धान, मक्का, गेहूं या गन्ना, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था गेहूं में हुआ था, गेहूं में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई थी हरित क्रांति में। अब चलिए उसके बाद इसको हरित क्रांति को अगर इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 28 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि प्रतिशत घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम लगाए। यानी कि सिंचित जो भूमि है उसके अंतर्गत शुद्ध बोई गई जो भूमि है उसे घटते क्रम में राज्यों को
क्रम में लगाने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए राज्यों में पांचों ऑप्शन देख लीजिए। 28 का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश घटते क्रम में शुद्ध बोई गई सिंचित भूमि में से सभी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है 29 में कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो क्या है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग जो विकसित है यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है? तो इसका जो 29 का यह ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, चूना पत्थर, सस्ती जल विद्युत, सस्ता परिवहन या सस्ता श्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर यहाँ बहुत ही ज्यादा मुख्य रूप से उपलब्ध है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सीमेंट उद्योग के लिए विकसित है। अब देखिए यहाँ 30 नंबर बिहार स्पेशल क्वेश्चन। तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन में देखिए, बिहार राज्य के औसत वार्षिक वर्षा है। तो देखिए बिहार राज्य के औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 100 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक या 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने कई बार बिहार स्पेशल में बताया है, और बिहार स्पेशल का वीडियो जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं, कम से कम 45 टॉपिक पे मैंने बिहार स्पेशल बता दिया है। पूरे 45 टॉपिक का आप अच्छे से कवर कर लेंगे बिहार स्पेशल में, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हर एक पॉइंट्स को मेरे हैंड रिटन नोट्स में बताया गया है, खुद का मैंने नोट्स को शेयर किया है उस पर, तो उसको आप देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। बिहार स्पेशल सेट प्रैक्टिस भी है और बिहार स्पेशल टॉपिक भी पढ़ाया जा चुका है, उसमें बहुत सारे वीडियो है, देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो बिहार राज्य में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में हमेशा होती है। कभी कदार थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन इतना ही के बीच में यहाँ वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन से बिहार से होकर गुजरती है? ये भी बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। तो देखिए, जो आपको पता है कि बिहार से होकर गुजरने वाली रेखा है वो कितनी है? तो देखिए 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86 डिग्री। 86 डिग्री जो होता है वो बिहार से देशांतरों की रेखाओं के बीच से होकर गुजरती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 31 का भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका भौगोलिक दृष्टि में आपको बता देती हूँ। भौगोलिक स्थिति के अनुसार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर 305, देखिए उत्तर से दक्षिण, देखिए मान लीजिए ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो उत्तर से जो दक्षिण है उसकी जो किलोमीटर की लंबाई है 345 है, 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की ओर अगर जाता है तो चौड़ा के हिसाब से तो 483 यानी 483 किलोमीटर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर लंबाई नापा जाए तो 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब तो 483 किलोमीटर है। और इससे 86 डिग्री पे 86 डिग्री देशांतर पे बिहार से जो रेखा है बिहार से होकर गुजरती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट 32 में जो देखिए इसमें पूछा जा चुका है कि अजातशत्रु के वंश यानी डायनेस्टी का नाम क्या था? तो अजातशत्रु किस डायनेस्टी का था? मौर्य, नंद, कुषाण या गुप्त? तो देखिए 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो जो तो ये किसका था? अजातशत्रु हर्यक वंश का ये डायनेस्टी का था। हर्यक वंश का देखिए संस्थापक बिंबिसार था, जो 545 ईस्वी में पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार का जो पुत्र था वो अजातशत्रु था। अपने पिता की हत्या करके इसने सम्राट बना था। और जैन धर्म के अनुयायी में अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है। तो अजातशत्रु का नाम कुनिक है, इसको ध्यान रखिएगा। कुनिक है जिसका उपनाम। ये अजातशत्रु ने अपने पिता के मारकर गद्दी पर बैठा, इसलिए प्रतिहंता वंश भी इसके नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षक जिन्होंने बौद्ध के महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो कौन थे? वह शिक्षक जिन्होंने बौद्ध के महाभिनिष्क्रमण के लिए बाद उसके बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था। तो देखिए इसका 33 का जो सही हो जाएगा आप ऑप्शन ए, अलार कलाम जो थे और उद्दत रामपुत्र। अलार कलाम ही थे वो गौतम बुद्ध के गुरु भी थे एवं उद्दत रामगुप्त थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश में आपको पता ही है मौर्य वंश किसके बाद आया था? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक रहा था वो 34 के जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहद्रथ था जो मौर्य वंश का अंतिम शासक रहा था। अब देखिए मौर्य वंश के बारे में थोड़ा जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या कर सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। 1885 में
कर दिया गया था। मगध के शुंग वंश की नींव रखी थी कि पुष्पमित्र शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्पमित्र सिंह। उससे पहले वो पुष्पमित्र शुंग कौन थे? तो ये मौर्य वंश के जो अंतिम शतक वृद्धवत के सेनापति हुआ करता था। मौर्य वंश में कुल शासक 137 वर्षों तक रहा था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईस्वी में कर दी गई थी। वासुदेव ने कर दिया था और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। शुंग के बाद कर्ण आता है। देखिए मैं इसके एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए हसीना मासुका लिखिएगा, उसमें जितने भी वंश आए थे सबके नाम उसमें आ चुके हैं। एक बार आप खुद लिख लीजिएगा, हसीना मासुका, हरेक वंश हसीना, हरेक वंश, उसके बाद सारे नाम उसमें कर्ण वंश तक कंप्लीट है। तो इसको एक बार लिख के अपने कॉपी में देख लीजिएगा, सारे वंश जितने भी डायनेस्टी हुए सबके नाम उसमें आ जाएंगे। अब देखिए 35, वह स्थान जहां महावीर को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल प्राप्त किया था, तो वह कौन सा था? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीविका ग्राम था, जीववाटिका ग्राम था, जहां पर महावीर को पूर्ण आध्यात्मिक कैवल का नाम से जाना गया। देखिए महावीर स्वामी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद जीविका ग्राम के निकट रुजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल की प्राप्ति हुई थी। इसी से महावीर को जिन विजेता या अर्थात पूज्य कहना जाने लगा। और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे किया गया था और उन्हें फिर गौतम बुद्ध कहने जाना लगा था। ध्यान दीजिएगा, महावीर का जो हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे और गौतम बुद्ध के पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कंप्यूटर से किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम के लिए बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो देखिए 36 का सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लोगो। एक सुहावग्रह निजी कंप्यूटर के अपनी गोद में रखने के लायक कौन सा होता है, इसे क्या कहलाते हैं? तो देखिए 37 को हो जाएगा ऑप्शन ए, नोटबुक कंप्यूटर। 38 में देखिए कोंडा तरह का एक प्रोग्राम है, निम्न में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए 39 देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था 40 क्वेश्चन मैं आज आपको करवा दूंगी। तो देखिए वह तकीम सेक्केवार कहाँ पर है जिसमें सन 2013 में गेजी पार्क के पूर्ण विकास के लिए विरोध में लंबा बहुसंख्यक प्रदर्शन किया गया था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा। इसमें हो जाएगा इस्तांबुल है जो ऐसा गेजी पार्क है जो 2013 में जिसमें पूर्ण विकास के विरोध में लंबा बहुसंख्यक प्रदर्शन किया गया था, इस्तांबुल है। आज का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विश्व के आधे से अधिक कहवा उत्पादन होता है। तो कहवा उत्पादन होता है आधे से अधिक में, तो इसका देखिए इसका जो सही आंसर है 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्राजील में होता है कि विश्व के आधे से ज्यादा अधिक ब्राजील ही उत्पादन करता है कहुए का। अब देखिए इसमें कहवा से रिलेटेड एक पॉइंट्स है, मैं उसको आप लोग के लिए शेयर कर देती हूँ। तो देखिए कहवा यानी कॉफी की खेती 125 से 300 सेंटीमीटर वर्षा तथा 12 से 36 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किया जाता है। इसके लिए उदासीन अथवा अम्लीय मिट्टी की उपयुक्ता होती है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए आर्द्र एवं गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। कॉफी चाय की तरह पत्ती से नहीं बल्कि बीज से तैयार होता है। यानी कॉफी जो है वो चाय की तरह पत्ती से नहीं बल्कि बीज से होते हैं और उष्णकटिबंधीय फसल है। ये उष्णकटिबंधीय फसल है ये कहवा, इसको कॉफी कह सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन करने वाला देश है वो ब्राजील है। और 21 से देखिए 125 से 300 सेंटीमीटर के ग्रेड में किया जाता है। और अम्लीय मिट्टी इसमें चाहिए, उदासीय और अम्लीय मिट्टी चाहिए, उसी में ये कहवा उत्पादन किया जाता है। तो कहवा से रिलेटेड जो था इसमें जितने भी पॉइंट्स थे मैंने उसको बता दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं 40 क्वेश्चन बताऊंगी, तो 40 क्वेश्चन आप लोग के लिए कंप्लीट करवा दिया गया है। नेक्स्ट जो सेट प्रैक्टिस होगा उसमें नेक्स्ट वीडियो होगा सेट प्रैक्टिस का, उसमें मैं 41 से क्वेश्चन आप लोग के लिए करवाऊंगी 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फुल डिस्कशन एक एक चीज के बारे में बताऊंगी, वो सब मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिया। हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी रिलेटेड उसके फैक्ट्स है उसको मैंने एक एक करके बताती चली हूँ। उस सबको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगे तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जामिनेशन के टाइम पे उसी को आप रिविजन कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर आज के लिए बस इतना ही। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी अपडेट आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर कर रही हूँ, तो उनको उससे फायदा हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, और जो भी सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा देंगे ताकि मेरे वीडियो का आने नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 67 और बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस में मॉडल प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन है। अगर आप इसमें 40 में से अगर आपको 35 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है, आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर 30 तक आता है, थोड़ा सा जोड़ देना पड़ेगा, और 30 से अगर नीचे आता है तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अभी कम है, उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन इसमें सही हो चुका है। 40 में से आप लोग का अगर 35 आ गया है तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं 67 बीपीएससी के लिए। और अगर नहीं है तो मेहनत करिए, जो फैक्ट्स को पढ़िए, जो मैंने बताया उस फैक्ट्स को लिखिए। आपके पास बुक है, बुक से पढ़िए, और आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से भी हेल्प लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उस पर हेल्प लीजिए। लेकिन अगर आपका 35 है तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए क्वेश्चन और नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।